हेलो स्टूडेंट। पिछले पार्ट में हमने आपको पढ़ाया नवीन स्वायत्त राज्य के बारे में। जैसे हम पढ़ा रहे थे अवध, हैदराबाद। कल जो है पिछले सेकंड पार्ट में हमने पढ़ाया क्या जो मैसूर, त्रावणकोर वगैरह जाट राज्य, राजपूत राज्य के बारे में पढ़ा जो प्रीलिम्स के हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं। आज हम आपको नवीन स्वायत्त राज्य में ही पार्ट तीसरा भाग पढ़ाने जा रहे हैं वो। और इसमें जो राज्य लेंगे हम बंगाल के बारे में। बंगाल से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम देखेंगे बंगाल। बंगाल जो है स्वतंत्र बंगाल जो है इस समय जो है मुर्शिद कुली खां इसका संस्थापक था। हालांकि ये मुगल सम्राट के द्वारा ही नियुक्त था और मुगल सम्राट के द्वारा जो है नियुक्त अंतिम गवर्नर था बंगाल का मुर्शिद कुली खां। ठीक है, देखेंगे तो ये मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त जो है अंतिम गवर्नर बंगाल का गवर्नर था। ठीक है, इसके बाद जो हम देखेंगे तो ये जो है स्वतंत्र व्यवहार करने लगा था मुगल शासक। उस समय कमजोर हो गए थे औरंगजेब के बाद तो आप जानते ही हैं जो उत्तर मुगल थे। उसके बाद हम देखेंगे आपका जो है जो इम्पोर्टेंट है हम वही बता रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन जिनसे बनते हैं। और एक है अलीवर्दी खां। आप देखेंगे तो अलीवर्दी खां के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से किसने की थी? तो ये अलीवर्दी खां। ठीक है, यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्तों से की थी। किसने की थी? अलीवर्दी खां ने। इसका कोई पुत्र नहीं था, 3 बेटियां ही थी। तो ये इसने जो है अपनी छोटी पुत्री का जो पुत्र था उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसका नाम था सिराजुद्दौला। इस वजह से देखेंगे जो दोनों जो बेटियां थी वो अपने पुत्र को बंगाल का नवाब बनाने के लिए, गवर्नर बनाने के लिए जो है षड्यंत्र करने लगी। अब इसी तरह जो है आप देखेंगे कि बाद में ये लोग अंग्रेजों से जाके मिल जाते हैं और जो है बाद में जो है बंगाल को अंग्रेज हथिया लेते हैं। तो आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय जो है आप देखेंगे सिराजुद्दौला जो शासक अच्छा था, लेकिन जो है एक तरह से कहिए कि भाग्य ने इसका साथ नहीं दिया। अंग्रेज तो चाहते ही थे और दूसरा जो है इसके अपने लोग भी थे, षड्यंत्र कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने जो है जून 1756 में, देखते जाइए, जून 1756 में जो है कलकत्ता पे आक्रमण किया। कलकत्ता पे आक्रमण क्यों किया? अब कहिएगा कलकत्ता इसी के बंगाल का जो है पार्ट है, इसी का पार्ट है, इसी के राज्य में आता है। तो इसने कलकत्ता पे आक्रमण क्यों किया? तो एक्चुअली हुआ था कि कलकत्ता का जो है, कलकत्ता में अंग्रेज थे और वो जो है वहाँ फोर्ट विलियम की स्थापना किए थे और जो है वहाँ पे उसकी किलेबंदी कर रहे थे। तो उस किलेबंदी को रोकने के लिए और अंग्रेजों को दंड देने के लिए उसने कलकत्ता पे आक्रमण किया था सिराजुद्दौला ने। और वहाँ कलकत्ता पे जीत हासिल करके उसका नाम, कलकत्ता का नाम क्या कर दिया? अलीनगर। बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि कलकत्ता का नाम सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया था? तो अलीनगर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, आप ध्यान में रखिएगा। तो अलीनगर कर दिया। उसके बाद देखेंगे इसी दरमियान जो है जब आक्रमण कर रहा था तो एक इंपॉर्टेंट है कि 20 जून 1756 को जो है एक घटना घटती है। हालांकि वो जो है वो अंग्रेजों की उपज मानी जाती है, जो अंग्रेज इसका विवरण देता है। तो हॉलवेल ने इसका विवरण दिया था। एक अंग्रेज डॉक्टर था हॉलवेल। ये पूछता है हॉलवेल ने ब्लैक होल कांड, जिसको हिंदी में काल कोठरी कांड भी कहते हैं, ब्लैक होल कांड का विवरण दिया था। ये पूछ सकता है कि ब्लैक होल कांड का विवरण किसने दिया था? ब्लैक होल कांड का विवरण जो है हॉलवेल ने दिया था। हालांकि ये इसकी कपोल कल्पना लगती है। इसके जो ब्लैक होल कांड है ये कहता है, हॉलवेल कहता है कि 20 जून 1756 को जो है सिराजुद्दौला ने एक
18x14 का कमरा था, उसमें जो है 146 स्त्री पुरुष बच्चे को बंद कर दिया था। जून में गर्मी का टाइम था और उसमें जो है रात में बंद कर दिया था और सुबह जो है मात्र उसमें 23 ही जीवित बचे थे। ठीक है, हालांकि ये इसकी पूर्ण कल्पना लगती है, जो है समकालीन इतिहासकार जो हैं, ठीक है, गुलाम हुसैन वगैरह जो है वो इसकी चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से देखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, बाद में जाके सिराजुद्दौला ने और अंग्रेजों की अलीनगर की संधि भी होती है। अलीनगर जानते हैं, कलकत्ता का नाम कर दिया था सिराजुद्दौला ने। आगे चल के हम देखते हैं कि 23 जून बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई होती है। 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757। और ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लासी किस नदी के किनारे है, तो भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है, आप जानते ही हैं भागीरथी जो गंगा नदी है वो जो है बंगाल में जाके 3 भागों में बढ़ जाती है। एक जो है उसका जो एक धारा कहलाती है भागीरथी, एक हुगली और एक गंगा। ठीक है, तो वो जो है भागीरथी के किनारे है प्लासी है। ठीक है, और 23 जून 1757 को जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और बाद में जाके जो है उसको जो है मार दिया जाता है, उसके भतीजे ने मार दिया था। ठीक है, सिराजुद्दौला के बाद हम देखते हैं नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? मीर जाफर को। मीर जाफर को बनाया जाता है, लेकिन जो है ये भी जो है कुछ दिनों के बाद अंग्रेज जो है इससे भी असंतुष्ट हो गए। 1757 में बनाए, लेकिन जो है ये जो है अंग्रेजों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था, तो इसको हटा के 1760 ईस्वी में जो है मीर कासिम को बना दिया। इसी का दामाद था मीर कासिम, मीर जाफर का है, इसको बना दिया नवाब और इसको हटा दिया। मीर कासिम ने क्या किया आप देखिए। मीर कासिम जो है अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से, पहले बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। ठीक है, मुर्शिदाबाद से भी पहले थी बंगाल की राजधानी ढाका। ढाका से मुर्शिदाबाद किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने, उसने मुर्शिदाबाद बसाया था। मुर्शिदाबाद और मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से जो राजधानी कर दिया मुंगेर कर दिया था, मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, मुंगेर में इसने बहुत सारे कार्य किए, बंदूक फैक्ट्री खोलने के लिए बंदी करवाया, सेना का आधुनिकीकरण किया। इन सब से जो है अंग्रेज थोड़ा चौकन्ने हो गए मीर कासिम से, और जो है मीर कासिम से जो है असंतुष्ट भी हो गए। ठीक है, अंग्रेज और जो है मीर कासिम के बीच तनाव का जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? दस्तक। दस्तक क्या होता था उस समय जो है? दस्तक जो था ये भी पूछा जा सकता है, यूपीएससी वगैरह, पीसीएस वगैरह, बीपीएससी में पूछा भी जा चुका है। दस्तक जो है मुक्त व्यापार करने का परमिट होता था। ये जिनके पास होता था उनसे जो है कलकत्ता का नवाब चुंगी नहीं ले, चुंगी मतलब टैक्स, हाँ सिंपल भाषा में समझिए, टैक्स नहीं लेता था। मुक्त व्यापार करने का परमिट था, व्यापार करने का परमिट। इसका जो है अंग्रेज दुरुपयोग करते थे। ये करते क्या था? परमिट लेके अपने यूरोपीय दोस्तों को, भारतीय दोस्तों को बेच देते थे। उससे जो है नवाब को घाटा होता था, टैक्स नहीं मिलता था तो नवाब को घाटा। ऑब्वियस है, ये जो है इससे जो है नवाब और जो है बंगाल का जो नवाब था मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच जो है तनाव का कारण था। ठीक है, तो ये दस्तक को जो है दुरुपयोग रोकने की बात कही थी मीर कासिम ने, लेकिन अंग्रेजों ने बात नहीं मानी। और बाद में जाके आप देखते हैं जो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर की लड़ाई होती है तो उसमें जो है कब बक्सर की लड़ाई कब होती है? 22 अक्टूबर 1764 बक्सर की लड़ाई। ठीक है, बक्सर की लड़ाई होती है। बक्सर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, बक्सर गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, तो इसमें जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कर रहा था।
आप देखेंगे। और उसके बाद जो इधर से थे, जो भारतीय पक्ष से थे, वो थे बंगाल के नवाब, बंगाल के सॉरी अपदस्थ नवाब, ये ध्यान रखिएगा, बंगाल के नवाब नहीं, बंगाल के अपदस्थ नवाब, अपदस्थ उनको हटा दिया गया था। अपदस्थ नवाब, अवध के नवाब, अवध के नवाब और मुगल शासक, और मुगल शासक। ठीक है। तो बंगाल के अपदस्थ नवाब कौन थे? मीर कासिम था, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, और ये शाह आलम, मुगल शासक जो था शाह आलम सेकंड। ठीक है। ये बंगाल का अपदस्थ नवाब कौन था? मीर कासिम। तो आपने इसमें बक्सर की लड़ाई में जो है देखा, 3-4 चीज इंपॉर्टेंट है। बक्सर की लड़ाई कब होती है? 22 अक्टूबर 1764। बक्सर किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुंडो। और भारतीय पक्ष से कौन कौन थे? बंगाल के अपदस्थ नवाब थे मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। इसमें जो है भारतीय पक्ष की हार होती है और अंग्रेजों की विजय होती है। ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है बक्सर युद्ध देखा। बक्सर युद्ध में एक इंपॉर्टेंट है ये है, बक्सर युद्ध के समय जो पूछता है क्वेश्चन, बंगाल का नवाब कौन था बक्सर युद्ध के समय? बहुत इंपॉर्टेंट। बक्सर युद्ध के समय जो है कौन था बंगाल का नवाब? मीर जाफर को ही फिर पुनः बनाया गया था, मीर जाफर को बाद में। ठीक है। बाद में जो बक्सर की लड़ाई हो जाती है उसके बाद इसको हटा के 1765 में नजमुद्दौला को बनाया जाता है। किसको? नजमुद्दौला। बक्सर की लड़ाई के समय जो है बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर के बाद फिर बना नजमुद्दौला। ठीक है, नजमुद्दौला। ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा बंगाल को, बंगाल का जो है नजमुद्दौला को बनाया गया। उसके बाद देखिए आप देख सकते हैं बंगाल में जो है द्वैध शासन की शुरुआत होती है। नजमुद्दौला जो है पूर्णतः जो है अंग्रेजों पे आश्रित था, नवाब था। इसके बाद जब इसके समय जो है सेना को, बंगाल की सेना को भंग कर दिया गया था और ये पूर्णतः अंग्रेजों पे आश्रित हो गया था। उस समय क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की थी। कहाँ पे? बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन को समझिए। द्वैध शासन क्या है? द्वैध शासन था क्या? जो बंगाल का नवाब तो है ही, बंगाल में बंगाल का शासक तो है ही, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं थी, उससे शक्ति सारा छीन लिया था। अब जो है बंगाल में एक उपनजीम की नियुक्ति की गई। ठीक है, उपनजीम की नियुक्ति। और बंगाल के नवाब को कहा गया कि आप जो है अपनी सारी शक्तियां उपनजीम को दे दें। उपनजीम राजा खां बना था, आगे चल के बताएंगे। ठीक है। तो उपनजीम, बंगाल के नवाब को कहा गया कि आप अपनी सारी शक्तियां उपनजीम को दे दें, सुपुर्द कर दें। और उपनजीम को नियुक्त करने का अधिकार जो है अंग्रेजों ने अपने ऊपर ले लिया था। नियुक्त करने का अधिकार किसके पास था? उपनजीम को नियुक्त करने का अधिकार अंग्रेजों के पास था। ठीक है। तो बात वही हो गई, तो उपनजीम तो वही करेगा जो अंग्रेज कहेंगे, क्योंकि नियुक्त तो वही कर रहा है। तो उपनजीम के पद पर किसकी नियुक्ति की गई थी? रजा खां को। ठीक है। रजा खां को बंगाल का दीवान भी बनाया गया था। बंगाल का दीवान बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का दीवान किससे बनाया गया था? रजा खां को। और बिहार का दीवान जो बनाया गया था, बिहार का दीवान सीताराम राय को। बहुत इंपॉर्टेंट, सीताराम राय को। तो आप देखिए कि द्वैध शासन के अंतर्गत जो है नवाब के पास उत्तरदायित्व तो है। ठीक है।
कुछ कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा, तो उसका उत्तरदायी किसे बनाया जाएगा? बंगाल के नवाब को। लेकिन शक्ति किसके पास रहेगी? उपनजीम के पास, या कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली आप अंग्रेज के पास शक्ति रहेगी। ठीक है, अधिकार और शक्ति जो है किसके पास रहेगा? अंग्रेजों के पास। उत्तरदायित्व तो रहेगा बंगाल के गवर्नर के पास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ भी अगर किसी भी काम के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? बंगाल का नवाब, ना कि अंग्रेज। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं। उसके बाद जो है क्लाइव को जो है 1765 में फिर भेजा गया था भारत, और इसने जो है मुगल शासक और जो है अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि में एक ही चीज याद रखिएगा, इलाहाबाद की संधि किसने याद की थी? अवध के नवाब और जो है मुगल शासक। अवध के नवाब और मुगल शासक। ठीक है, और ये जो हुआ डेट इसका याद रखिए 16 अगस्त। डेट पूछता है 16 अगस्त 1765 में ये संधि हुई थी इन दोनों के साथ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला जो है आप देखेंगे कि बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसने की थी और कब की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की थी। ठीक है, द्वैत शासन की समाप्ति कब की थी? 1772 में। 1772 में जो है, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन बंगाल से द्वैत शासन की समाप्ति की थी। तो आज इतना ही, और अगले पार्ट में फिर जो है पढ़ाया जाएगा। अभी नवीन स्वायत्त राज्य थोड़ा बड़ा टॉपिक है, पंजाब वगैरह के बारे में, पंजाब मराठा, अभी 2 टॉपिक बचे हुए हैं। तो आज इतना है।